हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कि जब पार्टनरशिप फॉर्म के हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी। बट इससे पहले कि हम अकाउंटिंग स्टार्ट करें, थोड़ा सा हमें पार्टनरशिप के बारे में जानना है। सो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है कि कुछ लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं। लाइक आपने 11th में क्या पढ़ा था कि एक पर्सन है जो अपना बिजनेस चलाता है, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए, हमें टाइम ज़्यादा डिवोट करना है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो तो आपको उसमें टाइम और ज़्यादा लगाना है। कई बार उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। सो लाइक माइंडेड लोगों को लगता है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी को मार्केटिंग की ज़्यादा समझ है, किसी को प्रोडक्शन की समझ है, किसी को फाइनेंस की समझ है, तो सब मिलके काम कर रहे हैं। उसके रीज़न कई हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सबकी स्किल का फ़ायदा उठाना चाहते हो सकता है कि आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं तो आप मिल के बिजनेस करते हो सकता है कि आप उतना टाइम नहीं डिवोट कर सकते हो, या शुरू में जितनी मेहनत चाहिए। आपको लगता है कि हम सब मिल के बिजनेस करें तो बेटर होगा। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दो या उससे ज़्यादा लोग जब मिल के बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, राइट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म है पार्टनर, एक टर्म है पार्टनरशिप, ओके। और एक जो वो बिजनेस कर रहे होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म या सिंपली फर्म। अब ये तीनों टर्म्स डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती हैं। जो लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स। अब बिजनेस करते हुए जो उनका आपस का रिलेशन है, मतलब कौन कितनी कैपिटल डालेगा, कौन कितना टाइम डिवोट करेगा, किसके राइट्स क्या होंगे, क्या क्या उन्हें काम करने हैं, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, बिजनेस से वो सैलरी ले सकते हैं या नहीं, अगर उन्होंने बिजनेस में पैसा जमा किया है, कैपिटल डाली है या लोन डाला है, तो क्या उन्हें हक है कि वो उस पर इंटरेस्ट मांगे। देखो, अगर आप अपना पैसा बैंक में डाल दो तो भी तो इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर ये सोच सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये जो इनके आपस की रिलेशनशिप है, जो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम आपस में इस तरह का रिलेशन रखेंगे, इतना टाइम डिवोट करना है, ये हमारा बिजनेस होगा, यहाँ हम काम शुरू करेंगे। ये जो इनका रिलेशन है वो कहलाता है पार्टनरशिप। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इसीलिए याद होगा जब हम सिलेबस कर रहे थे इसका पार्टनरशिप का, तो उसमें जो सेकंड टॉपिक आया था, मेन टॉपिक, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स का रिलेशन बदल गया। पार्टनरशिप मतलब उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, ये चीज़ें बदल रही हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स बदल रहा है, बट फर्म वही है। फर्म क्या है? फर्म है बिजनेस। वो जो मिल के बिजनेस चला रहे हैं उसे कहते हैं फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और जिस नाम के अंदर वो काम करते हैं, सपोज मैसर्स गुप्ता, ओके, तृप्ति एंड ब्रदर्स, ये जो डिफरेंट नाम है ये फर्म का नाम कहलाते हैं, फर्म्स नेम। नेम में यूजुअली हम देखेंगे मैसर्स, मतलब दो तीन लोग जब मिलके इकट्ठा बिजनेस करते हैं तो वो मैसर्स उसके आगे लगा देते हैं। या फिर सो एंड सो ब्रदर्स, ये इसी तरह से लिखा जाता है, राम एंड श्याम ब्रदर्स, मैसर्स राम एंड श्याम, मैसर्स गुप्ता, तो ये इस तरह के अपने नाम रख सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही, नाम कोई भी रखा जा सकता है। मैंने ये नाम इसलिए लिए क्योंकि कई बार ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती हैं और हमें इन्हें पढ़ना नहीं आ रहा होता, तो इसे मैसर्स पढ़ते हैं, इसे ब्रदर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों ने मिलके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो बिजनेस में क्या फीचर्स हुए उसके? अगर एक पार्टनरशिप शुरू हुई है तो क्या फीचर्स होंगे? बेसिकली आप ये देखोगे कि उसमें दो से ज्यादा लोग हैं। पार्टनरशिप तो तभी होगी ना जब मिनिमम दो लोग हों। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादा कितने हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होती है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 50 की लिमिट है, मतलब आप 50 तक पार्टनर्स ले सकते हो। बट 50 तक में क्या है कि आपको पार्टनरशिप में
अकाउंट्स मैनेज करना पार्टनर्स के डिफिकल्ट हो जाता है. सो यूजुअली इतने पार्टनर्स आपको दिखेंगे नहीं. पार्टनर्स 2, 3, 4, 5 सो लिमिटेड से होते हैं. और इनफैक्ट अगर 10 और 20 से ऊपर हो जाए तो वो कंपनी भी बना सकते हैं. सो ऑल्दो मैक्सिमम लिमिट है 50, बट ये इतने होंगे नहीं, थोड़े ही पार्टनर्स होते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि वो लोग मिल के कुछ काम कर रहे होंगे. ठीक है ना. तो पार्टनरशिप जब उन्होंने बिजनेस के लिए की है, सो उन्हें पार्टनरशिप में कुछ काम मिलके करेंगे. सो कोई एक लीगल बिजनेस होगा जो वो पार्टनरशिप के अंदर कर रहे होंगे. तीसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल सकती है पार्टनरशिप में, कि जब ये लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, सो बिजनेस उनका प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे होगा. जब काम इकट्ठे कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो बांटेंगे. तो प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है. एक एग्रीमेंट करेंगे. जब ये पार्टनरशिप बनाएंगे तो आपस में एग्री तो करेंगे ना कि प्रॉफिट्स ऐसे बांटेंगे, ऐसे काम करेंगे, ये वाले डिसीजंस ये पर्सन ले सकते हैं, या हम सब मिल के डिसीजन लेंगे, या मेजॉरिटी से डिसीजन होगा. सो जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, सो 2 या उससे ज़्यादा लोग हों, एक एग्रीमेंट हो, एक लॉफुल बिजनेस हो रहा हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्टनरशिप के फीचर्स का कि इसमें ये सब मिल के बिजनेस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. मतलब एक बार जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो सबके ऊपर लागू होगा. अब मान लो फर्म में पैसा चाहिए, उन्होंने लोन ले लिया. ठीक है. सो अब ए ने अरेंज कर दिया कि चलो हम बैंक से लोन ले लेते हैं. सो ए थोड़ा सा जानता था बैंक वालों को, और उसने फॉर्मेलिटीज वगैरह कंप्लीट करके फर्म के लिए लोन ले लिया. फर्म को लोन मिल गया. लेकिन अब बाद में अगर ये पर्सन कहे कि ये तो तुमने लिया, तुम पे करोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा. फर्म में जो भी काम हो रहा है वो हर पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे कर रहा है. ठीक है. सो वो बाकियों के एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, और वो खुद में प्रिंसिपल मेन पर्सन भी है. सो वो या तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सारे मिलके सबके लिए काम कर रहे होते हैं. सो उनमें एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है. सो ये फर्म के एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं और फर्म के प्रिंसिपल के तौर पे भी. इसीलिए जब फर्म डिसॉल्व होती है, सो सारे पार्टनर्स जॉइंटली और इंडिविजुअली फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए लाइबल हो जाते हैं. मतलब अगर फर्म के पास अपनी लाइबिलिटीज पे करने का पैसा नहीं है, सो वो इंडिविजुअल पार्टनर्स को भी पैसा लाके देना पड़ सकता है. सो दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल टू पे द फर्म्स लाइबिलिटीज. सो बेसिकली हमने क्या समझा, दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स. सो फिर से फोकस कर रही हूँ, रिलेशन. इट्स अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. सो जो बिजनेस है वो या तो सारे मिलके करेंगे, या वो किसी एक को राइट दे देंगे कि तुम हम सबके बिहाफ पे बिजनेस करो. तो 3 टर्म्स क्या हुई. पार्टनर्स. पार्टनर्स आर द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप. सो पार्टनर्स उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में काम शुरू किया है. पार्टनरशिप उनके आपसी रिलेशन को बोलते हैं. और फर्म, फर्म होती है कलेक्टिव बिजनेस. सो जो लोग मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म. सो जो बिजनेस है उसका, उसे फर्म कहते हैं. और फर्म का नाम क्या होता है जिसके अंडर वो बिजनेस किया जाता है. सो पार्टनरशिप के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से समझ लो. इट्स अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे सोल प्रोप्राइटर में होता है, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, सो बिजनेस को हम पर्सन से अलग मानते हैं. सो पार्टनरशिप भी एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है. अब फोकस करो, बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग के लिए सेपरेट एंटिटी है, लीगल में नहीं है. मतलब अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फर्म को, तो सारे पार्टनर्स को कहा जा सकता है कि आप अपने पर्सनल पैसे भी लेके आओ. सो वो लीगल एंटिटी नहीं है. तो लीगली तो पार्टनर्स फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस के लिए सेपरेट एंटिटी है. सेकेंडली, यही बात, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सो लॉ में अलग नहीं माने जाएंगे. लॉ में अगर आपकी फर्म को लाइबिलिटीज पे करनी है और इसके फर्म के पास पैसा नहीं है, तो आप अलग खड़े नहीं हो सकते कि नहीं ये तो फर्म का पैसा है, मैं नहीं दे सकता. नो, आप भी लाइबल हो, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली आप फर्म के लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल हो. So, if a partnership firm becomes insolvent, the private estates of partners can be used to meet the deficit. So, partner को अपने private money में से भी पैसा लाना पड़ सकता है.
सो बेसिक फीचर्स क्या थे जो अभी हमने डिस्कस किए थे? 2 और मोर पर्सन्स, एक एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। जैसे अगर आप मिलके काम करते हो तो आप मिलके डिसाइड कर लेते हो कि चलिए यार जो प्रॉफिट होगा ना वो हम, लॉस होगा वो हम बराबर बांट लेंगे, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि चलो हम ना मिलके ये बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी काम करेंगे तो हम इतनी इतनी सैलरी लेंगे और जो पैसा लगाएंगे उस पर इतना इंटरेस्ट भी लेंगे, बाकी प्रॉफिट हम इस रेशो में बांटेंगे, वो आपस में डिसाइड होगी। सो जो भी आपने एग्री किया, जो एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट मतलब जो टर्म्स आपने एग्री की अपनी रिलेशनशिप की, अपनी पार्टनरशिप की, उन्हें एग्रीमेंट बोलते हैं। रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। बट जो ऑरल एग्रीमेंट है उसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप कैसे प्रूव करोगे? सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं उनका एक नाम होता है, वो नाम है पार्टनरशिप डीड। एक बार आप अगर इसे लिख लेते हो तो इस पर सबके साइन होते हैं और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कुछ डाउट है, कोई डिस्प्यूट है, आप कहेंगे ये रही पार्टनरशिप डीड, देखो हमने ये एग्री किया था। क्योंकि बाय टाइम हमारी पर्सनल इक्वेशंस बदल सकते हैं, हमारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने एक बार एग्री कर ली, लिख ली, फिर वो बदली नहीं जा सकती। बदल सकते हैं लेकिन अगर सारे आपस में मानेंगे तो। आज आप इक्वल रेशो में बांट रहे हो प्रॉफिट्स, कल को आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन काम कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, तो रेशो कुछ अलग होनी चाहिए। तो पहले एग्री हो चुके हो, अब चेंज तभी होगा जब सारे फिर से एग्री करोगे। सो पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट अल्टर कर सकते हैं प्रोवाइडेड एवरीबडी एग्रीज, देन इट इज़ अ लॉफुल बिजनेस। सो ऑब्वियसली अगर आप लॉ का काम ही नहीं करोगे, लीगल काम ही नहीं करोगे, तो आप लॉ को अप्लाई करने को कैसे कह सकते हो? क्योंकि कभी भी कुछ दिक्कत होगी आप लॉ के पास ही तो जाते हो ना कि देखो ये इशू है, इसे सॉल्व करना है। तो अगर आपका बिजनेस लॉफुल होगा तभी आप लॉ को क्वेश्चन कर सकते हो, लॉ से अपनी बातें ठीक करवा सकते हो। सो बिजनेस शुड बी लॉफुल। कभी ऐसे सुने कि कोई आपका कोई पर्सन जो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, और वो केस लेके आ जाए कि ये मेरा पार्टनर है और ये मुझे प्रॉफिट या हमारे काम में इस तरह की दिक्कत है, दे कैन नॉट कम, वो तो लीगल नहीं है ना। सो लीगल बिजनेस होना चाहिए। फिर इसमें प्रॉफिट शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दे ऑलवेज डिसाइड कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बिजनेस का है और दोनों या तीनों पार्टनर ऑनर हैं। फाइनली बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सारे मिल के बिजनेस करेंगे या फिर कोई भी पार्टनर्स बाकियों के बिहाफ पे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लो ए और बी हैं, वो मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसा कम है और वो एक और पार्टनर चाहते हैं जो पैसा लगाए चाहे टाइम कम दे। एक सी है, वो बहुत बिजी रहता है लेकिन उसके पास पैसा है, सो उसे इनकी जो बिजनेस है वो अच्छा लग रहा है कि इसमें फ़ायदा है, सो वो पैसा लगा देते हैं। सो 3 पार्टनर हैं, अब वो कहते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा बट आई विल नॉट बी वर्किंग, तो बाकी के दोनों पार्टनर बिजनेस में काम करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। कल को अगर फर्म को बैंकरप्ट हो जाती है या पैसे की ज़रूरत है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो काम ही नहीं करता था। ही इज़ अ पार्टनर, देन ही इज़ अ पार्टनर फॉर एवरीथिंग। सो या तो सारे काम कर रहे हैं या कोई भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं सबके लिए। सो पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्म्स एक्शंस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पार्टनर्स एक्टिंग एज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है जो मेन बंदा है, जो काम करने वाला है, और एजेंट है जो इसके नीचे काम कर रहे हैं। तो पार्टनर्स एज अ प्रिंसिपल मतलब एज अ फर्म के हेड की तरह भी काम करते हैं और बाकियों के सबके फर्म के एजेंट की तरह भी काम करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके, सो ये हमें समझ लेना है, ऑल्दो प्रैक्टिकल में इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट हमें अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का रिलेशन ये है जिसमें हम इंडिविजुअली और जॉइंटली फर्म के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब 3 पर्सन्स ने बिजनेस शुरू किया, सी ने पैसा लगा दिया, वो कहते हैं मैं काम नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं दूंगा, तुम प्रॉफिट ले लूंगा, ठीक है, मैं पैसा लगा रहा हूँ, तुम टाइम लगा रहे हो, हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। अब मान लो बाकी के दोनों बी और सी मिलकर कोई इलीगल बिजनेस शुरू कर देते हैं और अब वो पकड़े जाते हैं। सो एज अ पार्टनर ए भी पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो उस फर्म का हिस्सा है। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर। तो इतना तो तुम्हें देखना पड़ता है
कि बिजनेस क्या हो रहा है, काम क्या चल रहा है। सो आंखें बंद करके काम नहीं होती है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन फर्म में काम कर रहा है वो आप ही के एजेंट की तरह आप ही के बिहाफ पे कर रहे हैं। सो दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल and individually responsible for firm's actions. So partners acting, they act as an agent as well as a principal. So ये थोड़ा सा पर्सनल इस तरह से है कि हम कभी आगे जाके काम करेंगे तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अभी अकाउंटिंग में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सो ये होती है पार्टनरशिप। अब आ जाते हैं इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है एग्रीमेंट, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे या सैलरी मांगेंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहेंगे या कमीशन चाहेंगे, ठीक है। अब मान लो एक पर्सन है वो बहुत एफर्ट लेता है और बिजनेस की सेल्स को काफ़ी इंप्रूव करा रहा है, और कल को वो खड़ा होकर कहता है कि मैं इतना एफर्ट लेता हूँ, मैंने सेल्स इतनी बढ़ा दी, मुझे तो कमीशन चाहिए। तो क्या दोगे कमीशन? ये तभी मिलेगी जब एग्रीमेंट होगा, ठीक है। सो एग्रीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टनरशिप है हमारी वो अराइज होती है एग्रीमेंट से, ओके। सो एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप उसी से एग्रीमेंट से बनती है, और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं विद सिग्नेचर्स ऑफ ऑल, उन्हें हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब बिफोर हम पार्टनरशिप डीड शुरू करें उससे पहले फटाफट से हम समझ लेते हैं कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या है। तो राइट क्या है? एज अ पार्टनर आपका पूरा राइट बनता है कि आप मैनेजमेंट देखो बिजनेस की, कि बिजनेस कैसे चल रहा है, यू कैन पार्टिसिपेट, कोई आपको रोकेगा नहीं। यू हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड इन अफेयर्स ऑफ बिजनेस। अगर 3 मिलके पार्टनर्स काम कर रहे हैं और अगर इनमें से 2 लोग मिलके सोचे कि नहीं हम तो ऐसे काम करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, तो थर्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दे हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है। देन दे हैव अ राइट टू लुक इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। तो आप बिजनेस में कितना भी टाइम डिवोट करो, आपका राइट बनता है आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो, उनकी कॉपी अपने पास रखो। यू हैव अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। अब ये एग्रीड रेशो क्यों? क्योंकि कोई एग्रीमेंट किया होगा, तो जो रेशो एग्री की है उस रेशो में आपको प्रॉफिट और लॉस भी बांटने का हक बनता है। अब मैं इसमें कुछ जो मॉनेटरी पॉइंट्स है, फाइनेंशियल पॉइंट्स है, उनको अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि ये आप याद रखो। हमें क्या करना है, हमें तो वर्किंग करनी है, वी आर नॉट ए लीगल पर्सन। आपको पार्टनरशिप के केसेस तो सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है ना, कि कोई डिस्प्यूट आ गया केस सॉल्व कर दो। छोटे छोटे केसेस जो बेसिक इन चीज़ों पे बेस्ड है वो होंगे, बट कोई लॉ फॉर्म तो है नहीं, तो हमें तो फाइनेंशियल मैटर्स पे ध्यान देना है, मेन हमें फाइनेंशियली ही देखना है। सो किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस बढ़ते हैं? जो एग्री किया हो। और आगे जाके आप क्या पढ़ोगे कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सब बराबर बंटेगा, ठीक है। सो अगर एग्रीमेंट नहीं करते हो तो सब बराबर हैं। फिर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ऑल आर इक्वल, सो सब प्रॉफिट लॉस सब इक्वल जाएगा। एक और है इसमें पॉइंट कि अगर आप फर्म को लोन देते हो, जैसे आपके बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, अब कैपिटल इनफ है लेकिन और पैसा चाहिए, सो कोई भी और कैपिटल नहीं ला पा रहा, तो आप कहते हो कि चलो लोन ले लेते हैं फर्म के लिए, ठीक है। अब वो लोन या तो आप किसी बाहर वाले पर्सन से लो, किसी और से लो, बैंक से लो, या फिर आप लोग ही अपना कुछ पैसा लोन में दे दो। तो अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो आपके पास राइट है कि आप उस पर इंटरेस्ट मांगो, और लॉ आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट का हक देता है। यू हैव अ राइट टू गेट दिस मच इंटरेस्ट अनलेस देयर इज एनी अदर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कुछ और है तो वो मिलेगा, अदरवाइज 6% आपको बिना एग्रीमेंट के भी, चाहे आपने नहीं डिसाइड किया कितना इंटरेस्ट है, 6% लॉ आपको दिलवाता है। और आपका हक है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि जैसे नया पार्टनर आएगा आपका इक्वेशन बदल जाएगी। जहाँ 2 पार्टनर है वहाँ 3 हो गए, तो अब सब चीज़ों के 3 हिस्से होंगे ना। सो आपका राइट है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर तभी आ सकता है जब सब एग्री करेंगे। यू हैव अ राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। आपने फर्म में पार्टनरशिप में काम शुरू किया, अब आप नहीं चाहते हो तो आप रिटायर हो सकते हो, बट उसके लिए नोटिस होगा। तो जो भी एग्रीमेंट है एक नोटिस दे के होगा। फिर इन केस ऑफ एमरजेंसी यू हैव अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इमीडिएट एक्ट करना है, इमीडिएट डिसीजन लेने हैं, तो आप अपने बेसिस पे जो बेस्ट लगेगा वो डिसीजन ले सकते हो, कोई उसे क्वेश्चन नहीं करेगा। और उस काम में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे यू हैव अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब होता है रीपेड। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया और आपका कुछ खर्चा हो गया तो वो खर्चा फर्म आपको देगी, आपको वापस मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो तुमने किया था, आप फर्म के लिए कर रहे हो, ठीक है। सो इफ अ पार्टनर इनकर्स एनी एक्सपेंस ऑन बिजनेस और पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म,
देन ही हैज़ अ राइट टू गेट इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब रीपेमेंट। तो जो पैसा फर्म के काम में लगा रहे हो वो आपको वापस भी मिलेगा। अब लाइबिलिटीज क्या है? एक सबसे बेसिक चीज क्या है कि जब आप मिलके कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, सो एक वी कैन से कि मॉरली आपको सेम बिजनेस पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करना चाहिए। सो मान लो 2 पर्सन्स हैं, वो मिलके पिज्ज़ा बनाना और डिलीवर करने का बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं उन्हें अपना पर्सनल बिजनेस ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो फर्म के बिजनेस का होगा, वो फर्म को देना पड़ेगा, ये आपकी लाइबिलिटी है। सो इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू फर्म्स बिजनेस, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शुड बी पेड टू द फर्म। आप अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो फर्म का ही माना जाएगा। तो आपको फर्म के जैसा बिजनेस नहीं करना, अगर करोगे तो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। सेकेंडली, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, मतलब आप फर्म की एक्टिविटीज से, फर्म की प्रॉपर्टी से, फर्म की ट्रांजेक्शन से अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो प्रॉफिट भी आपको फर्म को वापस देना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मिसयूज कर रहे हो फर्म के कनेक्शंस को। समझ रहे हो? मान लो आपकी फर्म को लोन लेना है, या सपोज आपका इनकम टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, फर्म का टैक्स सही नहीं फाइल किया था, अब डिस्प्यूटेड है, अब आपको टैक्स को ठीक करवाना है। सो आप कहते हो कि ठीक है, ये आप ना काम इस फर्म को दे दो, किसी और फर्म को दे दो, वो करवा देगा, और जो पेमेंट होती है उस फर्म को, उसमें से आप अपनी कमीशन ले लेते हो। तो अब आप अपने कनेक्शंस का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। सो वो जो कमीशन आपने अर्न किया है ना, वो आपको फर्म को वापस करनी है। सो बेसिकली लाइबिलिटी यहाँ पे क्या है, या ऑब्लिगेशंस क्या है, कि आपको फर्म को या अपने कनेक्शंस को जो फर्म के साथ हैं उनको मिसयूज नहीं करना। सपोज आपकी फर्म जो है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, आप अपनी एक फर्म अलग से खोल के बैठे हुए हो और आप वो रॉ मटेरियल वहाँ फर्म को देते हो ज़्यादा प्राइस पे। मार्केट में कम पे मिल रहा है, आप अपना ज़्यादा ले रहे हो, आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, बाकी पार्टनर्स की इग्नोरेंस का या लैक ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा रहे हो। तो अब आपको वो प्रॉफिट फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो ना आप फर्म के जैसा बिजनेस चला सकते हो, अगर आप चलाओगे तो आपको प्रॉफिट फर्म को देने हैं, और ना ही आप फर्म के कनेक्शंस का मिसयूज कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो फर्म को वापस करना है। सो ये मॉरल ग्राउंड्स पे ये लाइबिलिटीज हैं, और अगर ऐसा नहीं होता सो द अदर पर्सन कैन ड्रैग यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आप ये गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। सो जब हम पार्टनर बनते हैं, एक फर्म शुरू करते हैं, तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं, तो हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस भी बनती हैं कि हम मॉरली ढंग से काम करेंगे, ठीक है, और फर्म की प्रॉपर्टी को मिसयूज नहीं करेंगे। नाउ अब इसमें बात आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि जो हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्ट है थोड़ा सा। जैसे जब पार्टनर्स बनते हैं तो एक चीज़ उन्हें एग्री करनी है। जैसे आप मान लो आप और आपका एक फ्रेंड मिलके बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे? बस थिंक ऑफ एनी बिजनेस, मे बी एक आप कोई शॉप खोल लेते हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बेचने की, या आप कोई एडवाइजरी फॉर्म खोल लेते हो, आप एडवाइस दे रहे हो किसी मैटर्स पे, मतलब एज्यूमिंग कि यू आर अ प्रोफेशनल और आप एक एडवाइस दे रहे हो, या आप होम डिलीवरी का बिजनेस शुरू कर देते हो। सो कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं हमें पैसा चाहिए। सो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि ठीक है, इस बिजनेस में कैपिटल कितनी कितनी लगाएंगे। फिर आप बिजनेस का जो नेचर है वो डिसाइड करोगे, बिजनेस कहाँ से होगा ये डिसाइड करोगे, जगह भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बिजनेस और अपने पार्टनरशिप के टर्म्स को डिसाइड करोगे कि हमारा ऐसा रिलेशन होगा, ये प्रॉफिट बांटेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे, हमारे ये राइट्स होंगे, हमारी ये ड्यूटीज़ होंगी, हम इतना टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है, और हमारा बिजनेस इस डेट से शुरू होगा और हम अकाउंट्स इस डेट को ख़त्म किया करेंगे। और अब बैंक भी होगा, बिजनेस में पैसे का लेन देन होता है, बैंक भी होगा, तो हम बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक कौन ऑपरेट करेगा? दोनों करेंगे या कोई भी कर सकते हैं। या फिर हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया या टाइम लगाया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगी, हमें कोई कमीशन मिलेगी, ठीक है। हमारी एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा,
और कल को हम फर्म बंद करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कब करेंगे। आप पहले से ही सोच सकते हो कि हम 10 साल के लिए बिजनेस करेंगे, सो वो 10 ईयर्स का आपकी फर्म की लाइफ हो गई, 10 ईयर्स बाद फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या आप सोचते हो कि ये बिजनेस हम करते रहेंगे जब तक कोई पर्टिकुलर एक इवेंट नहीं हो जाता, मान लो आप कहते हो किसी की डेथ हो जाएगी तो हम फर्म बंद कर देंगे। सो इस तरह से आप कई मैटर्स को लिखते हो। इन सारी टर्म्स को जब हम आपस में एग्री करते हैं, क्यों एग्री करना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि बाद में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर बाद में दिक्कत आएगी तो सॉर्ट कैसे होंगे डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, इट्स अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट से शुरू करते हो, किसी चीज़ पे एग्री करते हो। अब वो एग्रीमेंट अगर रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। इसे लीगल डॉक्यूमेंट की तरह लिखते हैं और इस पर साइन वगैरह करते हैं। एंड बीइंग अ रिटन डॉक्यूमेंट, इसको आप एक एक कॉपी सब लोग रख लेते हो, तो कभी भी कोई डिस्प्यूट हो आप वो कॉपी दिखा सकते हो कि देखो ये एग्री किया था, ऐसे ही चलेंगे। अब इसमें जो मैटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। इट्स स्मॉल थियरी क्वेश्चन, ओके। मैटर्स क्या है फटाफट कर लेते हैं। कुछ होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स जो हमें समझने हैं क्योंकि हम अकाउंटिंग करेंगे, और कुछ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फर्म को चला नहीं रहे हैं, हमें तो सिर्फ अकाउंटिंग करनी है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स या मैनेजमेंटियल मैटर्स क्या है, आप पार्टनर्स के नाम लिखोगे लिस्ट में कि ये पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली डिसाइडेड है कि 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं। बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कब से पार्टनरशिप शुरू होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मतलब हम कैलेंडर ईयर से चलेंगे या फाइनेंशियल ईयर से, मतलब हमारी बुक्स जनवरी टू दिसंबर लिखी जाएंगी या 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च लिखी जाएंगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे सेटल होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या सिनेरियो होगा। यूजुअली जब पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म बंद कर देते हैं, सो फर्म बंद करेंगे या बाकी के लोग कंटिन्यू रखेंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस किसके हाथ में होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं मैनेजीरियल जो फर्म को मैनेज करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में चाहिए। एक है फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या आएगा, तो पैसा कितना लगाओगे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि आप प्रॉफिट कैसे बांटोगे, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन सैलरी देनी है या नहीं देनी है, गुडविल कैसे वैल्यू होगी, एसेट्स का वैल्यूएशन क्या होगा, और अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, मतलब कब पेमेंट होगी, कितनी पेमेंट होगी, कैसे पेमेंट होगी। सो ये मेन है। अब राइट नाउ जब हम कर रहे हैं अपना फंडामेंटल्स तो हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैटर्स आते हैं बेसिक्स, क्योंकि ये हर साल मिलेंगे। प्रॉफिट हर साल होगा, हर साल बटेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हर साल आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर साल लेना है। किसी पार्टनर ने लोन दे दिया तो वो हर साल उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक लोन रीपे नहीं होता है। रेम्यूनरेशन, सैलरी, तो ये ईयरली अकाउंट्स में आते हैं, तो अभी के लिए हमें ये समझने ज़रूरी है। सो अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये चीज़ें उसमें होंगी, और जब हमारी डीड नहीं है या उसमें ये चीज़ें डिसाइड नहीं की, मान लो आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपको प्रॉफिट लॉस तो याद रहा कि ये इस रेशो में बटेगा, पर आप सैलरी भूल गए, तो अब बाद में अगर कोई उठ के कहे जी मुझे तो सैलरी भी चाहिए, मैं तो काम ज़्यादा करता हूँ, अब उसको सैलरी देंगे या नहीं। अब क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के पास कि ये क्या कह रहे हैं। जो एक्ट में लिखा है फिर वो चलेगा, बट एक्ट का स्टेटस सेकेंडरी है, बाद में आएगा। पहले डीड पे जाएंगे। अगर डीड नहीं है फिर तो सिर्फ एक्ट ही बचता है, उसी को देखो, बट अगर डीड है तो पहले डीड में देख लो क्या है। अगर डीड साइलेंट है, साइलेंट होना और ज़ीरो होने में फ़र्क है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो फिर एक्ट को देखोगे, ठीक है। पर अगर डीड में लिखा है कि ये चीज़ नहीं देनी तो फिर एक्ट भी नहीं देखना, क्योंकि डीड कह रही है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्यों है डीड? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, and it is important to have it to avoid and settle possible disputes। या तो डिस्प्यूट प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और होगी भी तो इजीली सॉल्व हो सकती है क्योंकि आपके पास सब कुछ रिटर्न है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गवर्न्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ये सब आप लिखते हो। देन इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट
सो इट अवॉइड्स एंड सेटल्स द डिस्प्यूट्स. इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो. आप कोर्ट में जाके ये पेश कर सकते हो कि भाई ये लिखा था, अब इसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे. ठीक है. सो समटाइम्स वी मे बी आस्क्ड कि इज इट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड? नो. लॉ में कहीं नहीं लिखा कि डीड बनाओ. एक एग्रीमेंट है, वो ऑरल भी हो सकता है. ठीक है ना. सो रिटर्न एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल. डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि ये इसकी इम्पॉर्टेंस है. इससे आपके डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे. हर एक को अपने राइट्स पता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सब पता है. अब अगर ये डीड नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम किसके पास जाते हैं? पार्टनरशिप एक्ट के पास. और वंस एक डीड बन जाती है तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सो आप बाकी के पार्टनर्स के कंसेंट से इस डीड को अमेंड कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो. लेकिन वो चेंजेस कब होंगे? जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे. राइट. सो बार बार हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड मतलब एग्रीमेंट नहीं है. डीड जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिटर्न में ही हो. तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो हम किसके पास चले जाते हैं? हम चले जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के पास कि अब आप बताओ क्या होगा. ठीक है. सो ये क्या कहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि ये इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पार्टनरशिप. तो जब भी प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली बंटेंगे. तो अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको प्रॉफिट इक्वली बांटने हैं. फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या इसे कम मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली. इसके अलावा कोई चीज़ नहीं अलाउ कर रहा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. और प्रॉफिट भी सबको बराबर बांटेंगे क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया. बस इसमें दो चीज़ें हैं जो अलाउड है, और वो भी इसलिए अलाउड है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बंट रहा, वो चार्ज है बिजनेस पे. जैसे अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है या एडवांस दिया है, अगर आपने ये लोन कहीं और से लिया होता तो इंटरेस्ट पे करते. सो अगर आपने पार्टनर से लोन ले लिया तो उसको इंटरेस्ट देना बनता है. अब रेट क्योंकि आपने एग्री नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट कितना इंटरेस्ट दिलवाएगा? 6% पर एनम. जितना आपका 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा वही मिलेगा. सेकेंडली ये चार्ज है. चार्ज मतलब ये आपके प्रॉफिट में से कटेगा. समझ रहे हो? सो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है क्योंकि ये बिजनेस का चार्ज है. लोन्स की पेमेंट, लोन्स के इंटरेस्ट की पेमेंट हमें पहले करनी होती है बिफोर वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स. सेकेंड चीज जो वो अलाउ कर रहा है वो क्या है? रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर यूज्ड इन द बिजनेस. बिजनेस को जगह की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्लेस दे रखी है एज अ रेंट, तो जैसे आप किसी टेनेंट को, किसी लैंडलॉर्ड को रेंट देते हो, वैसे ही पार्टनर को भी रेंट अलाउड है. तो जो भी आपने रेट फिक्स किया है या जो उसका रेट बनता है अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस और द प्रॉपर्टी, उस पर आपको उसे रेंट देना होगा. बट ये भी एक चार्ज है. सो क्या रहा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं देना पार्टनर्स को, ना कैपिटल पर इंटरेस्ट, ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट, ना सैलरी. सारे प्रॉफिट इक्वल बटेंगे. सिर्फ दो चीज़ें हैं जो अलाउड हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक है रेंट. और वो भी हमें कहाँ लेके जाना है? एज अ चार्ज. तो जो चार्जेस होते हैं ना बिजनेस के, वो जाते हैं P&L अकाउंट में. ठीक है. तो ये आप ये नहीं कहोगे हम प्रॉफिट बांट रहे हैं, ये तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है और देना ही पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट है या नहीं है. तो ये आप दो चीज़ें दोगे, वो भी एज अ चार्ज, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिलेगा. और इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट हमें कुछ फाइनेंशियल के अलावा कुछ दूसरे मैटर्स के बारे में भी बताता है कि अगर एडमिशन करना है किसी पार्टनर का एज अ माइनर, कोई पार्टनर अभी माइनर है तो माइनर को हम सिर्फ बेनिफिट्स के लिए लेते हैं, तो वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल होगा. सो कोई एक पर्सन या दो पर्सन मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी को एडमिशन देना है या नहीं देना है. इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल, चाहे वो माइनर का एडमिशन हो चाहे किसी भी पार्टनर का हो. रिटायरमेंट भी विद द कंसेंट ऑफ ऑल. अनदर थिंग इज दैट a firm stands dissolved on the death of a partner.
एज अ रूल पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, फर्म खत्म हो जाएगी अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब ये जो फ्रेज है ना अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये आप सब में ले सकते हो, क्योंकि जहां भी आपने कुछ एग्रीमेंट कर लिया तो एग्रीमेंट चलेगा, फिर एक्ट की ओर नहीं देखना। एक्ट की ओर आप तभी आओगे जब एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। फाइनली रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। जब हम फॉर्म बनाते हैं तो उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, सो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप करवाओ या ना करवाओ। सो दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द थियोरी पार्ट हियर। जो हमारी बेसिक थियोरी थी ना कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप में क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या राइट्स हैं पार्टनर्स की, ड्यूटीज़ क्या हैं, और एग्रीमेंट कैसे बनेगा, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा तो क्या पार्टनर्स को मिलेगा, नहीं होगा फिर क्या करें। ठीक है ना। सो अगर नहीं है तो हम एक्ट की ओर चले जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट हमें गाइड करेगा क्या करना है, और वो कहता है सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के कुछ नहीं देना इन पार्टनर्स को, सब कुछ बराबर बांट लो, तो जितना भी प्रॉफिट है वो सब में बराबर बंटेगा। सो ये है हमारा मैटर्स। अब इसमें थोड़े थोड़े हम समझ गए हैं फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में कि पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है। उन्हें सैलरी मिल सकती है, उन्हें कमीशन मिल सकती है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, प्रोवाइडेड उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर रखा हो, है ना। सो कुछ कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हमने समझे। सो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या समझेंगे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है।